हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉल फिशर टाइट्रेशन। कॉल फिशर टाइट्रेशन क्या होता है, जिसको बहुत ही शॉर्ट में केएफ बोला जाता है। कॉल फिशर टाइट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल होता है, जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम पता कर सकते हैं। कॉल फिशर टाइट्रेशन दो प्रकार के होते हैं, कॉलमेट्रिक और वॉलमेट्रिक। और कॉल फिशर टाइट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको हम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स को भी इससे हम पता कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कॉल फिशर के अलावा और कौन कौन से टूल्स होते हैं, एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, जिससे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को पता कर सकते हैं। तो आप बहुत ही चीज़ परिचित होंगे, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम वाटर मॉलिक्यूल्स को पता कर सकते हैं, वाटर की एक्टिविटी, उसका जो वैल्यू आती है उससे आप पता कर सकते हैं। दूसरा होता है जीसी या जीसीएमएस। इन दोनों टूल्स के द्वारा आप पता कर सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है। जीसीएमएस से तो आप जीसी और जीसीएमएस से तो आप एग्जैक्ट परसेंटेज भी पता कर सकते हो। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, केएफ की बात हम करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो केएफ बताता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स को भी डिटरमाइन करता है। अब कैसे आप समझोगे कि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है या बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स यदि होगा तो उसका केएफ के साथ साथ जब एलओडी कराएंगे तो एलओडी की वैल्यू समथिंग आएगी, एलओडी भी वेपर के फॉर्म में होगा। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। लेकिन यदि बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उसको क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे एलम फिटकरी के लिए 24H2O होता है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी पता लगाया जा सकता है। कॉल फिशर में यदि कॉल फिशर में वाटर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू समथिंग आ रही है, कुछ वेट बाय वेट परसेंटेज में इसका यूनिट होता है, तो वेट बाय वेट समथिंग आ रहा है। अगर एलओडी में भी एलओडी में कुछ नहीं आ रहा है तो जो मॉइस्चर कंटेंट अभी पता चल रहा है वो बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। अब एक सवाल आपके अंदर होना चाहिए कि क्या एलओडी से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं पता कर सकते। जी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी से नहीं। क्योंकि एलओडी से जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आप वोलाटाइल सभी सॉल्वेंट चाहे वो एथनॉल, मेथनॉल, एमडीसी कोई भी हो, उन सारे सॉल्वेंट्स कंटेंट को पता, उन सारे कंटेंट उसमें हो सकते हैं। एग्जैक्टली आप एक्यूरेसी के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते हैं कि उसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आपने बेशक वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें यूज किया है ये सॉल्वेंट, फिर भी आप बहुत श्योरिटी नहीं होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही है। साइड रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है। अब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स +2 में ही पढ़ना शुरू किया, उसका एप्लीकेशन हम यहाँ देखेंगे। जो केएफ कॉल फिशर टाइट्रेशन होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर होता है। इसमें आयोडीन, SO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स, इन तीनों के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ओवरऑल जो हमारा कॉल फिशर का रिएक्शन होता है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। यदि आप कॉल फिशर इंस्ट्रूमेंट चलाते होंगे, हैंडल करते होंगे, तो आप जानते होंगे इसमें जो केमिकल रिएक्शन यूज होता है वो बंसन रिएक्शन होता है, जिसमें SO2, आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराया जाता है। इसमें एज ए सॉल्वेंट मेथनॉल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ दूसरे सॉल्वेंट का यूज, जैसे कि मोनोएथाइल या मोनोमेथाइल ग्लाइकॉल का भी यूज किया जाता है। साथ साथ अभी रेगुलेटरीज के दबाव बढ़ने लगे हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री की ओर इसका भी अप्रोच बढ़ा है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अप्रोच से यदि बात करें तो इसमें एथेनॉल के यूज करने के लिए रेगुलेटरीज ने ऑफर किया है कि एथेनॉल आप यूज कीजिए। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एथेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इसको हरी झंडी दे चुका है। अब यदि हम इसमें आगे बात करें तो कॉल फिशर टाइट्रेशन में जो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो इसमें जैसे हम मेथनॉल का यूज करते हैं, मेथनॉल एज ए सॉल्वेंट होता है। मेथनॉल को सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से रिएक्शन कराते हैं तो मोनोमेथाइल सल्फेट बनता है। क्या बनता है? मोनोमेथाइल सल्फेट। यही एक्टिव स्पीशीज होती है जो वाटर कंटेंट को पता करती है। मोनोमेथाइल ईथर भी सॉल्वेंट के रूप में इसमें यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब एक चीज और समझना चाहिए, ये pH डिपेंडेंट होते हैं। कॉल फिशर टाइट्रेशन 5 to 7 pH पर वर्क करता है। आप पूछेंगे ऐसा ही क्यों होता है?
जो कॉलफिशर टाइट्रेशन होता है ये pH 5 to 7 पर डिपेंड करता है। ऐसा इसके पीछे रीजन होता है कि 0 to 5 तक जैसे pH यानी एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हाईली एसिडिक कंडीशन होता है तो कर्व तेज़ी से इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे 5 to 7 होता है कर्व फ्लैट हो जाता है और लगभग 8 से 7 to 8 तक फ्लैट ही कर्व आता है। उसके ऊपर जो कर्व होता है तेज़ी से इंक्रीज करता है। जो तेज़ी से इंक्रीज करता है 7.5 to 8 से एबव में, ऐसा इसलिए होता है साइड रिएक्शन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनने लगता है। तो हमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स की एक्सेस जो न हो, एग्जैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हो, तो हमें pH 5 to 7 रखना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसमें बेस का यूज किया जाता है। बेस इसमें नाइट्रोजन बेस का यूज किया जाता है। पेरिडीन का यूज पहले आइडियली यूज किया जाता है, लेकिन पेरिडीन जो होता है इसके अपने कुछ पंजेंट स्मेल्स होते हैं, इसके कुछ टॉक्सिक या दूसरे इफेक्ट होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, रेगुलेटरी के दबाव को देखते हुए अभी इमिडाजोल का यूज किया जाता है। एक तो इमिडाजोल हाईली बेसिक होता है, दूसरा इसके उतने पेरिडीन जितने खतरनाक नहीं होते हैं। इसको रीजनरेट भी किया जा सकता है। तो अभी इमिडाजोल, इसके अलावा दूसरे नाइट्रोजन बेस का भी, अमीन टाइप के बेस का भी यूज किया जाता है। अब कॉलमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक 2 टाइप्स के कॉलफिशर टाइट्रेशन होते हैं। जो कॉलमेट्रिक टाइट्रेशन होता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ पर डिपेंड होता है। इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है, यानी पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पर कॉलमेट्रिक टाइट्रेशन को समझा जा सकता है, ठीक है। जो कॉलमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, कॉलमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है इसको वाटर मॉलिक्यूल्स का लेस अमाउंट है, बहुत ही कम ट्रेसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए कॉलमेट्रिक टाइट्रेशन को प्रीफर किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है तो उसके लिए हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन के बेस पर, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमें कुछ कंपाउंड्स के लिए, कुछ स्पीसीज के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए हम वाटर कंटेंट नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि उसमें साइड रिएक्शन दे देता है। तो ये साइड रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्शन करके अल्कोहल्स इन सब के साथ रिएक्शन करके एसिटल कीटल्स का फॉर्मेशन साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। साइड रिएक्शन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, अब एक्सेस में वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया और आपके कंपाउंड में कुछ है तो एग्जैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं पता किया जा सकता है। वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर कंटेंट वेट बाई वेट जो आता है वो कुछ ज़्यादा दिखेगा, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन के केस में हमें दूसरे अल्टरनेटिव तरीके से इसको फाइंड आउट करना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का भी यूज हम नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, मेटल के केस में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। बोरान के कंपाउंड्स होते हैं वहाँ भी हम कॉलफिशर टाइट्रेशन से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके लिए हम इसको नहीं पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि किसके द्वारा किसको पता किया जा सकता है, कौन कौन से लिमिटेशन है, क्या कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तक के जितने भी मॉइस्चर कंटेंट के मेथड हैं उसमें सबसे अच्छे तरीके से अगर मॉइस्चर कंटेंट पता किया जा सकता है तो है कॉलफिशर टाइट्रेशन। कॉलफिशर टाइट्रेशन बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके बारे में हम इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके डायग्नोसिस के क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इन सब के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। यदि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। और आपको कुछ नए कंटेंट पर, नए टॉपिक पर अगर वीडियो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप उसके लिए भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।